गर्मियां बहुत ही मुश्किल थी। लालजी जो कि आईएएस ऑफिसर हैं, जब वहां पहुंचे तो उन्होंने ये हालात देखे और उसके बाद किस तरह तस्वीर बदली, उस पर हम चर्चा करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है हीरा लाल जी आपका हमारे कार्यक्रम में। आप एडिशनल मिशन डायरेक्टर हैं नेशनल हेल्थ मिशन यूपी में। स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। थैंक यू, धन्यवाद आपका। जी, तो हीरा लाल जी, जिस मुहिम को आपने आगे बढ़ाया, पानी की समस्या पूरे देश में है। ज्यादातर डिस्ट्रिक्ट या शहर है उनके बारे में कहा जाता है वहाँ का ग्राउंड वाटर लेवल बहुत नीचे चला गया है। लेकिन बांदा जिले में स्थिति बहुत गंभीर थी। लोग खेती छोड़ रहे थे क्योंकि पानी नहीं था। जब आप वहां पहुंचे और आपने जिस मुहिम को आगे बढ़ाया, जिसे लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में भी जिस मुहिम का नाम दर्ज हुआ। देखिए, इफेक्टिवली मैं वहाँ 1.5 साल कलेक्टर था। 31 अगस्त 18 से 24 फरवरी 20 तक 18 महीने में कलेक्टर था और मैंने वहाँ करीब 20 इनोवेशन किए। तो ऐसा नहीं था कि केवल मैं पानी पे काम करता था। और मेरे एक कलेक्टर के पास 70-75 विभाग होते हैं, करीब 500 से ज्यादा योजनाएं होती हैं। पानी में इफेक्टिवली हमने 1 साल काम किया। उसका नेट रिजल्ट ये कि हमारा वाटर टेबल 2019 में 1 मीटर 35 सेंटीमीटर बढ़ा। एक रिजल्ट ये है कि जो खरीफ की फसल थी उसमें प्रोडक्टिविटी 18.5% बढ़ गया। 19 में 18। हमारे पास वहाँ ये दूसरा रिजल्ट है मेरा। तीसरा रिजल्ट ये है कि हमारे पास 8 ब्लॉक थे। सामान्यतः ये होता है कुएं बरसात के बाद पानी ऊपर आता है, लेकिन हमारे 2 ब्लॉक ऐसे थे जहां बरसात के बाद भी पानी गर्मी से नीचे चले जाते थे। ये बड़ा अपने आप में अजूबा रिजल्ट है। और हमने जब ये काम किया तो उन दोनों ब्लॉकों में बरसात के बाद जो पानी और नीचे चला जाता था, 3 मीटर एक जगह ऊपर आया, एक जगह 2.5 मीटर आया। तो ये बहुत ही एस्टोनिशिंग रिजल्ट आए। अब हमने शुरुआत कैसे की, क्यों, इसके पीछे मंशा क्या था। मैं जब कलेक्टर बन के वहां गया तो मुझे ये पता था कि बांदा में पानी की बहुत बड़ी समस्या है और ये समस्या बहुत विकराल है। क्यों, मैं पेपरों में पढ़ता था, तस्वीर देखता था और न्यूज पढ़ता था। जब मैं गया बांदा तो सितंबर में, अगले महीने मिड में, ये लैंड ऑर्डर की समस्या हुई, वो पानी की थी। और जब वो समस्या आई तो मैंने लोगों किया, क्योंकि बैक ऑफ समस्या था न्यूज और टीवी न्यूज के थ्रू। तो लोगों ने बताया गर्मी में डीएम के लिए बहुत बड़ी सरदर्द होती है, डीएम सो नहीं पाते। महिलाओं द्वारा चूड़ी भेंट प्रोटेस्ट में किया जाता है, गगरी गगरा फोड़ो आंदोलन होता है। तो इसने मुझे सेंसिटाइज किया कि मुझे काम करना चाहिए, नहीं तो गर्मी में लैंड ऑर्डर की बड़ी दिक्कत होगी। और यहाँ से हमने काम शुरू किया कि हमें क्या करना चाहिए। जी, तो यहाँ से ये शुरुआत हुई, क्योंकि पानी की को जिस तरह जल के जो संचय करना चाहिए, वाटर कंजर्वेशन करना चाहिए। बहुत सारे उस जिले में तालाब रहे होंगे, वो सूख चुके थे। क्या आपने जानने की कोशिश की कि वो कैसे सूखे तालाब या कुएं सूख रहे थे, या फिर हैंडपंप में पानी का स्तर बहुत नीचे जा रहा था? तो उसके पीछे वजह क्या नजर आई? ऐसा है, समस्या की डायग्नोसिस हो गई कि यहाँ पानी की समस्या है। तो जब हमने रिसर्च किया कि आखिर इस समस्या का समाधान क्या है, तो जब मैं ये रिसर्च कर रहा था तो मुझे केप टाउन का एक न्यूज पढ़ने को मिला। केप टाउन में वहां के मेयर ने एक न्यूज सर्कुलेट किया कि अगले 6 महीने बाद पर व्यक्ति को 25 लीटर पर डे के हिसाब से लाइन में लग के राशनिंग के तौर पे पानी मिलेगा। ये न्यूज जब केप टाउन में फैला तो वहां के लोगों ने मेयर का साथ दिया। लोग पानी बचाना, पानी कंजर्व करना, पानी को बर्बादी से रोका लोगों ने। अब वो दिन देखने को केप टाउन में नहीं मिला। तो मुझे ये लगा कि अगर जनता साथ दे तो जनता समस्या में जुड़ जाए तो हल हो सकता। तो पहली बात तो मैंने जनता को जोड़ने की कोशिश करी। दूसरी बात, हमने सोचा, हमने ये पता किया वहां के लोगों से कि ये समस्या पैदा कैसे हुई, पहले कैसे पानी पीते थे। तो लोगों ने ये बताया
कि 30-40 साल पहले लोग कुआं तालाब नदी से पानी पीते थे, सिंचाई करते थे। इवॉल्विंग लाइफ में 30-40 साल में लोगों ने कुआं तालाब से डिस्कनेक्ट हुआ कि अपने आप को, वो एक बड़ी वजह थी कि उनका से जो जुड़ाव था वो खत्म हुआ और फिर ये समस्या बढ़ी। नहीं, वहां से तो उन्होंने अपने संबंध तोड़े नेचुरल वाटर बॉडी से, कुआं नदी से, और उन्होंने पानी के लिए अपना रिश्ता जोड़ा बॉटल वाटर से और पैकेज्ड वाटर से। तो समस्या का समाधान ये निकला कि हम आम जनता को बॉटल वाटर और पैकेज वाटर से इनके संबंध तोड़वा दें, डाइवर्स इनका करवा दें और इनका पुराना रिश्ता कुआं तालाब नदी से जुड़वा दे तो समस्या का समाधान हो जाएगा। तो ये सॉल्यूशन हमने पाने की कोशिश करी कि इनका संबंध कुआं तालाब से जुड़े और इनका संबंध जो बन गया है पानी के बॉटल वाटर से और पैकेज वाटर से, यहाँ से टूटे। ये समाधान हमने करने की इस तरह से कोशिश करी। जी, जिस तरह आपने जिक्र किया कि पानी से लोगों का जुड़ाव और उनका एक रिश्ता था पानी से, स्रोतों से, चाहे कुएं की बात हो, चाहे तालाब की बात हो, चाहे पानी की पूजा की जाती रही है, हमारा देश एक ऐसा है। और उसके पीछे ये भी वजह है कि आपका जीवन है पानी, और अगर उससे वो रिश्ता टूटेगा या फिर अगर आपने जहां तालाब होता था वहां अगर आपने एनक्रोचमेंट कर लिया, अतिक्रमण करके घर बना लिए या उस पर जमीन पर कब्जा कर लिया, या फिर जो पानी आने के जो कैचमेंट एरियाज थे उनको डिस्टर्ब कर दिया, तो फिर उस जहां से पानी बह कर तालाब तक आता था उस जगहों पर कब्जा कर लिया, तो पानी के आने के आपने सारे रास्ते बंद कर दिए। अगर वो सब आप रोक रहे हैं, जल संचय हो पा रहा, जमीन तक पानी नहीं पहुंच पा रहा, तो जाहिर तौर पर ये समस्याएं पैदा होंगी। और आपने ये भी देखा कि वहां खेती लोग धीरे धीरे छोड़ने लगे थे। देखिए, मैं आपको बताऊं, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि समाधान क्या है, कि समाधान है कि इनका पुराना रिश्ता बहाल हो जाए जल स्रोतों से। जल स्रोत क्या है? नदी, कुआं, तालाब, ठीक है जी। तो इसके लिए हमने क्या किया, मैं बार बार इनको, देखिए जो दिखता है वो बिकता है, मतलब लोग नदी, कुआं, तालाब के किनारे जाना छोड़ दिए, तो मैं इनको डिफरेंट तौर तरीके से कुआं, तालाब, नदी के किनारे बार बार ले जाता था। जैसे कुआं पूजन कर दिया, दीप दान कर दिया, तालाब पूजन करता था, तालाब के कुआं तालाब करने की कोशिश करना जाता था, जिससे उनके दिमाग में कुआं तालाब बस जाए, उनके दिमाग में उसके प्रति एक, जब आदमी देखता है तो प्रेम उमड़ता है, अपना तो पैदा होता है। तो इसके लिए मैं दीप दान करता था, जल आरती करता था, केन आरती शुरू किया। मैं इस तरह से डिफरेंट, अब वो जो मेरे तरीके थे वो हंसी खुशी वाले, जिसे एक पानी से उनकी भावनाओं को जोड़ना, उनकी परंपराएं जो थी उनसे जोड़ना। अब जब ये सब आपने करना शुरू किया, तो उसके बाद कई एफर्ट्स किए होंगे कि जिससे पुनर्जीवित किया जाए तालाब, कुओं को, या पानी का लेवल जो नीचे जा रहा था उसको ऊपर लाने में फिर आपने क्या क्या एक्शंस लिए? देखिए, सबसे पहले तो हमने क्या किया, एक यूनिवर्सिटी है, बांदा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, 6 अक्टूबर 2018 को हमारे 471 गांव के सारे प्रधान, सारे लेखपाल, सारे सचिव और इससे जुड़े हुए सारे विशेषज्ञों की एक हमने बैठक बुलाई और यहाँ से एक हमने शुरुआत करी और उसका नाम रखा जल संरक्षण चेतना महापर्व। और महेंद्र मोदी एक आईपीएस अफसर है, उनको जल गुरु कहते हैं, उन्होंने पानी पे बहुत अच्छा काम किया, उनको हमने चीफ गेस्ट के रूप में बुलाया और हमने उन्हें इस पूरे दिन के बैठक में ये ग्राम प्रधान, ग्राम सचिव और लेखपाल समझाने की कोशिश की। पानी की समस्या कहाँ है? तो आपके गांव में है, आपके पास है। तो समाधान कहाँ है? समाधान, हमने पूछा पानी कहाँ मिलता है? तो कहाँ मिलता? कुआं, तालाब, नदी में। पानी रहता कहाँ है? कुआं, तालाब, नदी में रहता है। तो अगर आपको पानी चाहिए, समस्या है पानी की, तो आप 50 किलोमीटर कलेक्टर के पास क्यों आते हो भाई? जब पानी आपके गांव में है तो आपको अपने कुआं, तालाब, नदी के पास जाना चाहिए। बिना वजह आप 50 किलोमीटर कलेक्टर साहब के पास आते हो, कलेक्टर साहब के पास खुद ही पानी नहीं, वो खुद ही परेशान है। तो हमने उस बैठक में एक ये मैसेज
के लिए किया कि समस्या अगर आपके पास है तो समाधान आपके पास है, समस्या आपके गांव में है, समाधान आपके गांव में है, आपको पानी चाहिए कुआं तालाब नदी के पास जाओ जैसे पहले जाते थे। बस यहीं से हम लोगों ने शुरुआत की और ये इस शुरुआत के बाद हम लोगों ने सबसे पहले किया, हमने वहाँ लोकल वाटर एड और एक अखिल भारतीय समाज सेवा संस्थान था, इन लोगों को अपना पार्टनर बनाया। तो महेंद्र मोदी जी ने सबसे पहले कहा कि बरसाती पानी धरती में जाना चाहिए, तो 2605 हैंडपंप और कुओं के किनारे हम लोग खंती खोदते थे, जिसको कहते हैं वाटर। क्या होती है? मतलब उसके कुआं के किनारे करीब 1 मीटर चौड़ा, करीब 2 मीटर गहरा एक खंती खोद देते थे। जब बरसात का पानी उस खंती में इकट्ठा हो जाता था, वो अगर वो खंती नहीं होगा तो बह करके बेकार हो जाएगा, और वो पानी क्या होगा, वो उस खंती में जाएगा, उसके बाद धरती में जाएगा, फिर बरसात होगा, फिर धरती में जाएगा, धरती में। हमारा मकसद क्या है, पानी को धरती में किसी तरीके से ले जाना। जब ये हमने काम किया 2605 अभियान चला के, और इसके टेक्निकल राय दिया गया था, इसमें कोई लागत भी नहीं आई, ये गांव के लोगों ने श्रमदान करके कर दिया। तो इससे फायदा ये हुआ कि हमारा ये काम भारत सरकार को पता लगा, तो उस समय के सचिव परमेश्वरन अय्यर सर ने हम लोगों को पुरस्कार दी, और इस पुरस्कार से हमें फायदा क्या हुआ, जो हमारी टीम थी उसका मनोबल बढ़ा, और लोगों को ये लगा कि नहीं, जो पानी की दिशा में हम काम कर रहे हैं उसकी दिशा और दशा ठीक है, नहीं तो भारत सरकार हमें पुरस्कार नहीं देती। तो लोगों का मनोबल बढ़ा और कार्य दिशा और दशा की पुष्टि हुई। फिर गर्मी आ गया, तो गर्मी पे हम लोगों ने कुआं तालाब जियाओ अभियान चलाया और एक नारा दिया, कुआं तालाब में पानी लाएंगे और बांदा को खुशहाल बनाएंगे। ये नारा इतना बढ़िया गूंजा, इतना अच्छा लोगों को लगा। लोगों ने क्या किया, नए तालाब खोदे, पुराने तालाबों की सफाई करी, और पुराने हम लोगों ने कुएं तो नए नहीं खोदे, लेकिन हमारे जो करीब 7200 से ज्यादा कुएं थे उनकी लोगों ने सफाई करी, उनके किनारे खंतियां खोदी, जिससे कि पानी उन खंती के माध्यम से सीपेज करके धरती में जाए। तो ये किया। इसके अलावा जिस तरह आपने पानी के साथ, जल स्रोतों से के साथ लोगों का एक रिश्ता जोड़ा, उन्होंने खुद ही तालाब है उनके रिवाइवल में अपना योगदान दिया, तो क्या इन तालाब में जब पानी भरा, जब बारिश आई और जब इनमें पानी भरा, तो क्या ऐसा लगा कि लोगों को उसके मेंटेनेंस पर भी ट्रेन करने की जरूरत थी? देखिए मैडम, वहाँ जो बांदा है, वहाँ तालाब हमारे जाने से नहीं बना। मैं ये क्रेडिट नहीं कि मैंने, वहाँ सिंचाई के जो पानी लोग कुआं से पीते थे और खेत पानी तालाब से पीता था। आदमी पानी तो कुआं से पीता था, खेत पानी कहाँ से पीता था? मीनिंग देयर बाय सिंचाई कहाँ से होती थी? खेत से। तो ऑलरेडी जो उनका पुराना रिश्ता था, जो टूट गया था, जिस पर कवर हो गया था, मुझे उसे हाईलाइट करना था। तो वहाँ के कुएं इतने खूबसूरत हैं, लोगों ने श्रमदान करके, कंट्रीब्यूशन करके बनाया, बहुत अच्छे खूबसूरत, लेकिन उनकी मरम्मत नहीं थी। हम लोगों ने मरम्मत कराई, वहां से लोगों को जुड़वाया और संबंध बना। तो केवल हमें याद दिलाने की जरूरत थी, लोगों के मन में जो बॉटल वाटर घुस गया था, हमने उन लोगों के मन, दिल और दिमाग से बॉटल वाटर को खींच के निकाला और कुआं तालाब को डाला। बस इतना सा किया आम जनता के दिल और दिमाग में। जी, तो क्या आपको लगा जब ये पूरी आप लोगों के साथ या बातचीत कर रहे थे इसको लेके, कितने गांव ऐसे हैं जिनको इसके फायदा पहुंचा? बांदा में कितने गांव हैं और कितने जल स्रोत हैं जो इससे पुनर्जीवित हुए? देखिए मैडम, इससे हम लोगों को बहुत फायदा हुआ, और हमने ये काम केवल एक जगह नहीं किया। हमारे 8 ब्लॉक थे, हमने 8 ब्लॉक किया। 8 ब्लॉक के 471 गांव थे, 471 गांव में किया। और हमारी 8 अर्बन बॉडीज थी, जिसमें 2 नगर
पालिका और नगर पंचायत, हमारी खूबी ही यही है कि हमने कोई एक छोटे, एक ब्लॉक, एक टाउन एरिया में नहीं किया, पूरे जनपद में एक समान रूप से किया। ये पूरा एक, तभी ये डिस्ट्रिक्ट एक पूरा होलिस्टिक काम किया है, तभी ये हमारा मॉडल बना। जी, तो ये जो आपका मॉडल तैयार हुआ, क्या दूसरे जो डिस्ट्रिक्ट थे उनके लिए भी एक मिसाल बना, वहां भी लोग इसके उदाहरण दे रहे थे और या इस तरह के मॉडल को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश आसपास कर रहे थे, आसपास के जिलों में? देखिए, मैं आपको बताऊं, जो ये मेरा मॉडल बना, इसकी चर्चा केवल मादा में नहीं, इसकी चर्चा सबसे पहले भारत सरकार को ये मेरे मॉडल के बारे में जानकारी हुई। तो वहाँ के जो सचिव हैं श्री यूपी सिंह, भारत सरकार में, उन्होंने मुझे एक दिन फोन किया, मैंने आपके बहुत सारे न्यूज पढ़े हैं और आपका ये कुआं तालाब जियाओ अभियान और ये सब बड़ा चर्चा में है, आप बताइए क्या है। तो हमने कहा, देखिए सर, मैं कुछ नहीं बताऊंगा, और अगर बताऊंगा तो जैसे हर आदमी अपनी तारीफ करता, मैं भी तारीफ करूंगा। मैं चाहता हूं कि आप मेरे यहाँ आइए, नजरों से देखिए, मैं कतई नहीं बताऊंगा, नहीं तो मैं भी तारीफ करूंगा। तो उन्हें ये बात मेरी थोड़ी सी अच्छी नहीं लगी कि एक जिलाधिकारी इस तरह से बात कर रहा है कि नहीं, हम नहीं बताएंगे, आप आइए देखिए। मैं भी, मेरी इस बात से वो चाहे प्रभावित हुए हों या जो भी बात हो, वो 15 दिन बाद 2 दिन की यात्रा पे आए मेरे यहाँ। और जब उन्होंने 2 दिन मेरे हर गांव, मेरे काम की रैकी करी, जा करके मौकों पे देखा, लोगों से बात करी, तो उन्हें ये एहसास हुआ कि ये बांदा का जो पब्लिक पार्टिसिपेटरी मॉडल है और ये जो नेचुरल रिसोर्स रिवाइवल का तरीका है, यही एक्चुअल समाधान है। फिर वो हर महीने वाटर पे पूरे देश से अच्छा काम करने वाले को वाटर टॉक बुलाते थे। तो उन्होंने हमें भी बुलाया वाटर टॉक में, हर महीने पूरे देश से जो वाटर पे बहुत अच्छा काम करता बुलाते थे। हमें अपना मॉडल बनाने के लिए उन्होंने मुझे दिल्ली में बुलाया है 1 महीने में, और मैंने जाकर के जब वहां अपनी बात रखी तो लोगों को मेरा बात बड़ा अच्छा लगा कि कैसे आम जनता को जोड़ करके काम किया जाए। हमारा काम करने के 3 ट्रिक्स और टेक्नोलॉजी या टेक्निक्स हैं। क्या? नो कास्ट लो कास्ट। हमने इतना सब कुछ किया, हमने किसी से कोई पैसा नहीं मांगा। जो हमारे जनपद में संसाधन थे, हमने उन्हीं को जोड़ कर मिला करके काम किया। और दूसरा, हमारा पार्टिसिपेटरी मॉडल, हमारे जितने स्टेक होल्डर थे, अगर प्रधान इसमें इन्वॉल्व है तो मैंने उनको जोड़ा, सचिव इन्वॉल्व है उनको जोड़ा, लेखपाल इन्वॉल्व है उनको जोड़ा, एनजीओ जो इसमें काम करते हैं उनको जोड़ा, जितने इसके जो है एक्टिविस्ट थे उनको जोड़ा, पत्रकारों को जोड़ा कि हल्ला करो, इसकी न्यूज बनाओ जिससे आम जनता में मैसेज जाए। तो हमारा पहला टेक्निक है पार्टिसिपेशन ऑफ द स्टेक होल्डर। दूसरा मेरा इसमें टेक्निक है कन्वर्जेंस ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज एंड फंड्स। हमने किसी से चवन्नी नहीं मांगा, ना मांगता तो मिलता नहीं। और तीसरा जो है हमारा है कन्वर्जेंस। तो हमारा कन्वर्जेंस, पार्टिसिपेटरी, नो कास्ट लो कास्ट, ये 3 हमारे गवर्नेंस के बेसिक फार्मूले हैं, जिस पर मैं ये गवर्नेंस करता हूँ। मुझसे जनता जुड़ी कहे क्यों? मैं अपने को कहता था मैं देसी देहाती कलेक्टर हूँ। जो एक आम धारणा है कि जिला अधिकारी लोगों से मिलते नहीं है, जनता के बीच, मैं सुबह 5 बजे तालाब में पहुंच जाया, यहाँ कलेक्टर सब में नहीं जाते हैं। मैं 4 बजे अपने घर से उठता था, तैयार होने 50 किलोमीटर नरैनी के उस तालाब में पहुंचता था। तो ये कलेक्टर साहब इसको दिल से, मन से, दिमाग से कर रहे हैं। मेरी इस भावना से को लोग, वहां की जनता समझती थी कि ये जिला अधिकारी इस पानी की समस्या करने के लिए अपने सुख और दुख को त्याग करके, इसलिए वो मुझसे इमोशनली जुड़ते थे और मेरा पूरा साथ देते थे। जी, आपको कई चुनौतियों का भी सामना करना पड़ा होगा। जो तालाब पहले से कूड़ेदान में तब्दील हो गए थे, या फिर जो कुएं थे जहां लोगों ने कूड़ा डंप करना शुरू कर दिया था, तो उनके रिवाइवल को में कितनी चुनौतियां आई? देखिए मैडम, इसमें हमने एक रणनीति अपनाई। जब हम इम्तिहान देने जाते हैं तो सबसे पहले कहा जाता है आसान वाला क्वेश्चन करो, फिर उससे कठिन करो, और सबसे कठिन वाला लास्ट में करो। तो हमें ये पता था कि अगर हम शुरुआती दौर में ये इंक्रोचमेंट हटाओ ये करेंगे तो ये विरोध ज्यादा हो जाएगा, दिक्कत पैदा होगी। तो सबसे पहले हमने उन कुआं
तालाब को पहले फेज में लिया जहां की कोई दिक्कत नहीं थी। फिर जब धीरे धीरे माहौल बदलने लगा कि भाई कुआं तालाब पे तो काम हो रहा है, इतना सोशल प्रेशर बना कि लोग जो अतिक्रमण किए थे या जो उस पर कब्जा किए थे, सामाजिक दबाव से वो अपने आप छोड़ते चले गए। मुझे बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं आई। हमने रणनीति को बहुत बेहतरीन तरीके से अपनाया और मेरी ये रणनीति थी। जब गांव में हल्ला हो गया भाई देखो अतिक्रमण किया है, तो वो गांव के जो एक ताना होता है सोशल से काफी कुछ समस्या स्वतः दूर हो गई। तो सबसे पहले मैंने जिस पर कोई दिक्कत नहीं थी, फर्स्ट फेज में मैंने उन कुओं को लिया। सेकंड फेज में माहौल बना तो हमारी समस्या, सब लोग मेंटली तैयार थे। जी, इसके अलावा कैचमेंट एरिया की बात करें जहां से बहकर पानी तालाब तक, पानी के स्रोतों तक पहुंचता था, अगर वहां अतिक्रमण हुआ है या फिर वहां उस कैचमेंट एरिया को डिस्टर्ब किया गया, ऐसा भी हुआ होगा कि पानी जहां से बहकर आता है वो भी इलाके डिस्टर्ब होंगे, तो क्या उनको भी उस कैचमेंट एरिया को भी उसके अतिक्रमण को हटा पाना भी चुनौती रही? देखिए मैं आपको इसमें बताऊं, तालाब दो तरह के, एक तो पुराने तालाब थे, तो इसका मतलब पुराने तालाब बने थे वो वहीं बने थे जहां बनना चाहिए। अब पुराने जो हमारे जिसको हम कहते हैं कि इनको टेक्नोलॉजी नहीं है, इनकी साइंस इतना, वो बहुत बढ़िया उनका जो अनुभव था, तो हमें उसमें केवल सफाई करना पड़ा, ठीक है। और जो नए तालाब हमने हम तालाब कितने तरीके से खोदते थे, हमारा एक तालाब का स्कीम था एग्रीकल्चर विभाग का, उससे खोदते थे। गांव सभा का जो फंड था हम उससे खोदते थे। तीसरा था कि जो बड़े लोग थे हम कहते थे अपने खेत का पानी अपने खेत में उनसे कह करके परसू करके उनसे खुदवाते थे। तीसरा हम श्रमदान से तालाब खुदवाते थे। और ये जो तालाब, इसके हमारे पास विभाग तालाब खोदने का माइनर इरिगेशन, तो इसके जे यही होते थे। चूंकि आपको बताया ना मैंने पहले ही माहौल बना दिया था, पहले 6 अक्टूबर को ही माहौल बन गया था। एक धूपड़ाके से शुरुआत हुई थी, कहाँ बनेगा कैसे बनेगा, तो हमारे जेई से सब लोग राय लेते थे कि तालाब का लोकेशन क्या होना चाहिए, उसका कैचमेंट क्या होना चाहिए। इसलिए ये अब आप ये सोचो कि हमने शुरुआत कहाँ से, एक टेक्निकल एक आईपीएस अफसर को बुलाया, तो हमारी जो शुरुआत ही टेक्निकल स्टेटटाइज्ड और वेल प्लान्ड था, तो हमें इन सब में कोई दिक्कत नहीं आई क्योंकि हमारी शुरुआत ही वेल प्लान्ड वेल टेक्निकल सपोर्टेड था, टेक्निकल गाइडेड था। इसके अलावा जो कुएं ऐसे थे जो सूख चुके थे, उनमें पानी आने में कितना समय लगा, क्या प्रक्रिया रही? देखिए इसमें एक समस्या ये बहुत बड़ी ये आई कि जो कुएं थे, हमने कोई नया कुआं नहीं खोदा, जो कुएं हमारे पुराने थे हमें उन्हीं को रिवाइव करना था। तो जिन कुओं, अब कुएं में अंदर मैन पावर, जो पुराने जमाने के मैन पावर थे उसमें वो सब तो किसी की डेथ हो गई या बहुत नहीं थे, कुछ टीमें बची थी। तो जो टीमें बची थी तो हम उन्हें ये कहते थे कि भाई सेफ्टी इज फर्स्ट। तो हमारे पास हमने इसमें टेक्नोलॉजी के लिए सर्च किया कि कोई हमें यंत्र मिल जाए, टेक्नोलॉजी मिल जाए जो इसको कंपनसेट करे। इसके लिए हमने आईआईटी कानपुर, एचबीटीआई, बहुत सारी संस्थाओं को लिखा कि किस तरह कुएं की सफाई के लिए नई टेक्नोलॉजी की जरूरत है। तो हमने ये भी प्रयास किया कि चूंकि मैन पावर नए जनरेशन कुएं में सफाई करने के लिए तैयार नहीं है या डेवलप करने में टाइम लगेगा, और पुराना मैन पावर जो एक्सपर्ट है उनकी संख्या कम है, तो हमने टेक्नोलॉजी का सहारा लिया। इसीलिए पुराने कुओं की सफाई में उतना अच्छा काम नहीं हुआ जितना मैं एक्सपेक्ट करता था। ये बॉटल नेक जी, तो कुछ समाधान मिला फिर इस समस्या का? नहीं, क्योंकि टेक्नोलॉजिकल समाधान ढूंढने के लिए टाइम लगता है, और मेरा फरवरी में ट्रांसफर हो गया, तब तक मुझे कोई बहुत अच्छा प्रोग्रेसिव समाधान नहीं मिल पाया था। लेकिन तालाब में काम हुआ? तालाब में, क्योंकि ये दिक्कत तालाब में नहीं थी मैडम। तालाब में तो आप जेसीबी से, मैन पावर से, किसी तरीके से, जो तालाब में पट जाता है, कूड़ा गंदगी चला जाता है, उसमें घुसता है आदमी, उसमें कीड़ा मकोड़ा हो, कोई गैस बन जाए, तो उसकी सफाई के लिए वो जो एक्सपर्ट पुराने जमाने के लोग होते थे वही करते थे। तो अब वो टीम कम है, नई टीम उसमें नहीं लगता है, और पूरा इस तरह का काम करने की कोई परिपाटी नहीं है। मैंने ही जाकर के 50 साल बाद शुरुआत किया कुआं तालाब जियाओ अभियान, तो ये कोई रेगुलर काम नहीं।
जी, और जो जिन कुओं में पहले थोड़ा बहुत पानी था, तो उनमें क्या पानी का स्तर ऊपर हो पाया? नेचुरल सी बात है, पानी का स्तर तो ये देखिए, मैं आपको बहुत पूरा बांदा को आप एक घड़ा मान लीजिए, धरती जो घड़ा है, अब उसमें से आप पानी निकालते हैं, कैसे निकालते हैं? हैंडपंप से निकालते हैं, कुएं से निकालते हैं, नलकूप से निकालते हैं। अगर आप उस घड़े में पानी नहीं डालेंगे तो घड़ा सूख जाएगा। तो हमें तो ये बरसात का पानी ऊपर वाला 4 महीने देता है, ये बरसात का पानी किसी न किसी तरह से अंदर ले जाना है, जिससे घड़े में पानी इकट्ठा, समझाने की मैं बात कह रहा हूँ। इसके लिए मैंने आपको बताया, वो खंती खुदवाई, खंती बरसात हुआ, खंती में पानी इकट्ठा हुआ, अंदर चला गया, फिर खंती सूख गई, फिर बरसात, खंती पानी। तो ये एक तरह से हम इस तरह से पानी, कुएं में तालाब हमने सफाई किया तो उसकी स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ गई, वहां पानी को इकट्ठा कर लिया। नया तालाब खोदा तो बहुत सारी स्टोरेज कैपेसिटी इकट्ठा हुई। तालाब से जो फायदा, ये तो पानी अंदर जाता रहता है और जो पानी बचता है उससे सिंचाई कर लेते हैं, जानवर को नहला देते हैं, तो उसके बहुत सारे फायदे हैं। इस तरह से हमने, तो कितना, जब हैंडपंप में पानी का लेवल बहुत नीचे चला जाता था कि पानी आने में भी दिक्कत होती थी गर्मियां मई जून के महीने में, तो अब पानी कितने लेवल पर मिलने लगा था? अगर किसी को हैंडपंप लगवाना हो तो पानी का लेवल कितना नीचे था और वो ऊपर कितना आ गया था? देखिए मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था कि हमारा वाटर का लेवल 1 मीटर 35 सेंटीमीटर बढ़ा 19 में 18 के मुकाबले, क्योंकि 18 में तो मैं गया था काम नहीं, जब हमने, हमारे काम का रिजल्ट रहा 1 मीटर 35 सेंटीमीटर वाटर टेबल बढ़ा। एक बार गर्मी में जब पानी का लेवल नीचे चला जाता है तो हैंडपंप और ट्यूबवेल पानी छोड़ देते हैं, लेकिन 19 में मैक्सिमम हैंडपंप और ट्यूबवेल ने पानी नहीं छोड़ा, क्योंकि नीचे पानी वाटर टेबल में था। ये फायदा हुआ। जी, तो आपने कई स्लोगन्स भी चाहे कुओं के आसपास लगवाए और चाहे हैंडपंप हो उनकी वॉल्स पर लगवाए, ताकि लोगों में एक जब उनको सोच और ये जागरूकता वापस लौटे कि हमें किस तरह कनेक्टेड रहना है। बिल्कुल, हम लोगों ने देखिए प्रचार प्रसार के पुराने तरीके अपनाए। हम वहाँ लोकल कल्चरल एक्टिविटी को, क्या औरतें सोहर गाती थी, कुएं पे गीत गाती थी, पुराने स्टाइल में। हमने वहाँ कोई ये जो फिल्मी दुनिया का हमने कोई वहाँ टच नहीं किया। हमने वहाँ का देहाती जो लोकल था, आल्हा पे पानी, आल्हा गाते थे पानी पे, सोहर गाते थे पानी